हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही प्यारे ढंग से मना करके आज 16 अगस्त को अपने इस वीडियो पे आप आए हैं। दोस्तों, 16 अगस्त आज है और कल था 15 अगस्त, बट किसी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तो इसीलिए आज मैं यानी कि 16 अगस्त को 15 + 16 यानी कि दोनों दिन के करंट अफेयर को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए मैं आज आपको एक दिन लेट से विश कर रहा हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, कल आपने इस डे को बहुत ही प्यारे ढंग से मनाया होगा, इसको फील किया होगा कि आखिर में इस दिन में हुआ क्या था। और अगर आपने टीवी पे देखा होगा तो उस दिन आप देखे होंगे कि हमारे देश में झंडा रोहड़ हुआ था। कहाँ पे? लाल किला पे। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानते रहे होंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को हमारे लाल किला पे जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। ओके। उसके बाद एक दिन है 26 जनवरी। उस दिन हमारे राष्ट्रपति भवन यानी कि जो दिल्ली में है वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। बट यहाँ पे भी झंडा फहराया जाता है, यहाँ भी फहराया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको यहाँ पे फटाफट जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो 15 अगस्त जो देखिए 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है, इसको असल में झंडा फहराना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं झंडा रोहड़ करना। इस दिन क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। यानी कि उस दिन हमारे देश में जो झंडा लगा हुआ था वहाँ पे ब्रिटिशर्स का झंडा लगा हुआ था। तो उस झंडे को हटा करके नीचे उतार करके हमारा झंडा ऊपर लेके गया, ले जाया गया और वहाँ पे उसको रोहड़ किया गया, उसको खोला गया ऊपर ले आकर के। तो इसीलिए 15 अगस्त को जो हम लोग झंडा फहराते हैं उसको झंडा फहराना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं झंडा रोहड़ करना, जो कि हमारे लाल किला से होता है। और एक और ख़ास बात, 15 अगस्त को जो होता है झंडा रोहड़, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा 15 अगस्त को लाल किला से झंडा रोहड़ किया जाता है। और यहाँ पे आइए 26 जनवरी को जो झंडा हम लोग फहराते हैं उसको असल में बोलते हैं झंडा फहराना। झंडा फहराना वो होता है 26 जनवरी को। और ये कहाँ से होता है? ये होता है दिल्ली से, जो कि राजपथ। दिल्ली में जो राजपथ है लाल किले के पास, और वहीं पे हमारा राष्ट्रपति भवन भी है। तो वहीं पे 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और ऐसा इसके 26 जनवरी को क्यों होता है? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में जो पॉलिटी का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि संविधान सभा ने संविधान जो बना करके हैंड ओवर किया था वो कर दिया था। यहाँ पे बताता हूँ मैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान पूरी तरह से तैयार करके 2 साल 18 महीना और नहीं 2 साल 11 महीना, देखिए यहाँ बताता हूँ, 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना टाइम लगा करके संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। उसके बाद संविधान जो है हैंड ओवर किया। तो वो हैंड ओवर कब किए थे? वो लोग किए थे 26 नवंबर 1949 को। बट हमारा जो संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी को, यानी कि 2 महीना बाद 26 जनवरी को हुआ और 1950 में। तो 2 महीना बाद क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे इतिहास में आप जाएंगे पीछे तो देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए 26 नवंबर को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमने 2 महीने तक वेट किया किस डेट का? 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी जब आया तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो उसी दिन के बाद से हमारे देश में हर 26 जनवरी को राजपथ से झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। कि उस दिन हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। तो ये दोनों में अंतर है, आप इसको जानिए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप इस झंडे को देखिए, इस झंडे का इवोल्यूशन बहुत ही ऐसे ही नहीं हो गया। ये देखिए जो हमारा प्यारा झंडा है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग ओवर द ईयर्स। पहले देखिए 1906 में कैसा था, 1907 में ऐसा हो गया, 1917 में ऐसा हुआ, 1921 में ऐसा हुआ, और 1931 में यहाँ पे बीच में चरखा था, और फाइनली 1947 यानी कि 1947 में आज का जो हमारा तिरंगा है वो हमारे अस्तित्व में आया।
तो इसको सैल्यूट करिए आप जब भी देखिए। और कहीं भी अगर आपको ये झंडा ज़मीन पे गिरा हुआ दिखाई दे तो प्लीज़ उसे उठा करके किसी हाइट वाले एरिया पे रखिए, ताकि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। चलिए, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपना चलते हैं पहला प्रश्न पे। अपना पहला प्रश्न क्या है? समस्त श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? दोस्तों, जितनी भी IIT है उनकी रैंकिंग आती है हर साल। तो इस साल यानी कि 2024 में जो रैंकिंग आई है उसमें मतलब शीर्ष स्थान पे कौन है वो आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन सबसे कौन सा है? सही है सी, IIT मद्रास। इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए एक मतलब प्रसारण के साथ मतलब किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? यानी कि जो क्रिकेट मैच है अब वो किस टीवी पे यानी कि किस जगह पे अब आएगा? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, प्रसार भारती। दोस्तों, ये प्रश्न मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि सोचिए आप मतलब क्रिकेट मैच जो देखते होंगे वो लोग या तो जियो टीवी पे या तो हॉटस्टार पे देखते होंगे या फिर मैक्सिमम सोनी स्पोर्ट पे। बट ये मतलब हिस्टोरिकल चेंज आया है कि अब से जो प्रसारण होगा वो होगा प्रसार भारती पे। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस राज्य द्वारा राज्य भर में प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा? ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश। बी यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति जो शुरुआत हुई है ये कहाँ से हुई है? हिमाचल प्रदेश से। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार प्राकृतिक खेती किस राज्य में की गई थी? तो वो की गई थी सिक्किम में, नेचुरल फार्मिंग। तो इस बार जो है हिम उन्नति कहाँ से लॉन्च हुई है? वो हुई है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश हिम उन्नति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? वन इंडिया वन टिकट पहल का तो सही उत्तर है बी। बी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसको बोलते हैं NCRTC। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ भारतीय रेल मिल करके वन इंडिया वन टिकट पहल को शुरू किया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोगी जड़ी बूटी की खोज की गई है, ये किस राज्य में है? दोस्तों, जो भी पहाड़ी जो भी मतलब ऐसा जो भी मतलब जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है अगर वो न्यूज़ में होता है तो वो हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मयोनी योगी पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पे है? ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, बिहार। दोस्तों, इसलिए भी मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि आप अगर पहाड़ी नाम सुनोगे तो आप सीधे चले जाओगे कहाँ पे? या तो उत्तराखंड या तो तमिलनाडु में या तो केरल में चले जाओगे, बिहार ध्यान में नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये है बिहार में। ये आपके जियोग्राफी में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पे है? वो है बिहार में। आगे आगे चलिए। अगला क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। यानी कि रत्नागिरी में जो मध्य पाषाण युग का स्मारक है उसको संरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट करने का घोषित कौन किया है? तो ऑप्शन कौन सा होगा सही इसमें से? सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र यानी कि MH। तो ध्यान रहे संरक्षित स्मारक जो कि रत्नागिरी में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को क्षमता निर्माण आयोग की उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रहे जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है सी, लखनऊ। ध्यान रहे कहाँ पे है? लखनऊ। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। तो ध्यान रहे लखनऊ। आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA और किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि NHA और किस विद्यालय ने
स्वास्थ्य, शिक्षा, वो भी कैसा, डिजिटली को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक साथ आए हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सही है डी, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो अब ये दोनों मिलकर के डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देंगे। कौन? महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वक्फ संशोधन विधेयक के लिए इसे मतलब बनाया गया है उस संसदीय समिति का अध्यक्ष। ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, जगदम्बिका पाल जी को। जगदम्बिका पाल जी को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जो संयुक्त संसदीय समिति बना है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये था मतलब 2 दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो करंट अफेयर था। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक प्रश्न पे, जो कि यहाँ से हमारे एग्जाम में भर भर के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आज का पहला क्या है? पहला है सैंधव सभ्यता के किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि प्रश्न देखिए कैसा है कि ये देखिए ऐसा प्रश्न दोस्तों, अगर आपका एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है कई फेज में होता है, कई दिनों में होता है, तो जब क्वेश्चन टफ बनते जाते हैं ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको इजी से हार्ड सारे क्वेश्चन को कवर कराएं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब इंक्लूड किया इसमें कि सैंधव सभ्यता के किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? यानी कि उस समय के घरों के दरवाजे, जैसे मान लीजिए ये मेन सड़क है और यहाँ पे घर है, तो दरवाज़ा यहाँ पे नहीं होता था, पीछे होता था। बट ऐसा कौन सा नगर था उस समय का जिसके घरों के दरवाजे मेन मतलब सामने होते थे? तो आपके इसको उत्तर बताने हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लोथल। लोथल ऐसा नगर था जहाँ पे उसके मतलब वहाँ वहाँ पे जो जो घरे होते थे वो उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर होते थे, जैसे आज के मतलब सबके होते हैं वैसे। तो दोस्तों ये कहाँ पे है लोथल? ये लोथल गुजरात में। और गुजरात में जो है ये लोथल है, लोथल ये कौन सी नदी के किनारे है? ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो लोथल नदी है, लोथल जो है ये जगह है, ये है भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो ये जगह है ये है भोगवा नदी के किनारे। और ये जो लोथल इस जगह है इसकी खोज किसने की थी? ये भी हमारे एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा ये है रंगनाथ राव जी। दोस्तों हमने ये सब चीज़ें हमारे जो लुसेंट का जो जीके चल रहा है उसमें हिस्ट्री का जो हमारा विषय है उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें कवर किया हुआ है। तो आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहो तो आप हमारे उस चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो हिस्ट्री में। ठीक है, तो लोथल जो प्लेस है वो भोगवा नदी के किनारे है, जिसकी खोज की है रंगनाथ राव ने। वो भी किस सन में किए थे? ये किए थे 1954 में। ठीक है, तो ये याद रहे दोस्तों। सोचिए मतलब उस समय में मतलब जो भी घर होते थे उनके दरवाजे पीछे होते थे। और ऐसे क्यों होते थे? ये था प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। मतलब उस समय में सोचिए मतलब राइट टू प्राइवेसी कितनी होती थी लोगों के पास कि अपने घर के दरवाजे पीछे रखते थे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी की वजह से। तो बट उसी समय लोथल में जो जगह था, लोथल के जो घर होते थे उनके दरवाजे मतलब सड़क की ओर ही खुलते थे। यानी कि ये चीज़ ये दर्शाता है कि जो लोथल था वो उस समय का सबसे हाईटेक सिटी था, मतलब कि मॉडर्न सिटी था, मतलब जो बदलाव लाता था। तो लोथल सिटी ध्यान रहे कहाँ पे है? गुजरात में है। और लोथल हमारा फेमस क्यों है? किस चीज़ के लिए? कि एक तो वो वहाँ पे मतलब बंदरगाह था, और दूसरी बात है वहाँ पे हमें मनके मतलब छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है वहाँ पे। मनके बनाने का साक्ष्य मिला है कहाँ पे? लोथल में, गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू किस पर्वत की सबसे चोटी है? दोस्तों एग्जाम में आता है कि उस पर्वत का नाम दे देगा और पूछेगा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि जो माउंट आबू, हमने बता दिया है कि वो चोटी कौन सी है, अब हम पर्वत पूछ रहे हैं कि किस पर्वत पे है वो। तो माउंट आबू जो है वो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है अरावली। ठीक है दोस्तों, अरावली ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन कौन है? वो है अरावली। तो ये देखिए उसके बाद अरावली जो है वो किन किन राज्यों में मतलब हो करके जाता है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये मोस्टली 4 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो कि एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हमारा हरियाणा और तीसरा है दिल्ली। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वत है ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि दिल्ली में ही जो है इसका पार्ट है रायसीना पहाड़ी।
सॉरी, दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है उसी पे हमारे देश का जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है वो रायसीना पहाड़ी पे ही बना हुआ है, जो कि उसी का विस्तारित पार्ट है किसका, अरावली पर्वत का, रायसीना पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमारे भारत में टोटल मतलब जितना भूमि है उस पर कितना परसेंट पे वन होना चाहिए, मतलब कि अगर कितना परसेंट वन रहेगा तो वो हमारे देश के लिए सही है। तो ये यहाँ पे प्रश्न में वही पूछ रहा है। तो टोटल कितना ज़रूरत है, टोटल है 33%। अगर हमारे पूरे भारत में 33% एरिया में अगर वन हो जाते हैं तो वो हमारे देश के लिए सही चीज़ है और वातावरण के लिए भी सही चीज़ है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने परसेंट है, तो उसका उत्तर क्या है वो भी आपको ध्यान देना है, वो है 24.62%। 24.62%, और हमें पहुंचना कहाँ है, 33 पे। तो इसलिए अपनी ओर से मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आपका बर्थडे आए ना तो आप अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है, तो अगर ऐसा सब लोग करेंगे तो इस गोल पे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और पेड़ मतलब काटे नहीं, उसको बचाएं, सुरक्षित करें और अपने देश को मतलब एक स्वच्छ वातावरण देने में अपना सहयोग प्रदान करें। आगे चलिए, आगे क्या है, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के द्वारा मिला। यानी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा अधिनियम लाया जाता था, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा अगर, और यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज़ हमारे वहाँ थे तो वो हर एक 20 साल पे एक नियम लाते थे, जिस अधिनियम के द्वारा हमारे देश को वो चलाते थे और संचालन करते थे यहाँ पे। और फिर मतलब हर 20 साल के बाद, एक 20 साल में आया वो, मतलब उसी नियम पे चल रहा है देश, फिर 20 साल बाद फिर दूसरा नियम आता है, फिर उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, उसके हिसाब से हमारे देश में वो लोग शासन करते थे। तो उसमें से किस साल का वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा ये कहा गया कि अब भारत की जो महिलाएं हैं वो भी वोट दे सकती हैं। ये पहली बार हुआ था हमारे भारत में, उससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो कौन सा अधिनियम था, वो था भारत सरकार का 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अब महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। तो ये देखिए, ये मतलब जो 1919 अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रहे, 1919 आपको मेन इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि 1919 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अब महिलाएं भी वोट दे सकती हैं, 1919 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जीके भी समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं कल का, यानी कि कल नहीं परसों, यानी कि 14 अगस्त का जो हमारा क्विज था उसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। 14 अगस्त का तो पहला क्विज क्या था, ओट्टम थुलाल। ओट्टम थुलाल किस राज्य का लोक नृत्य है, ओट्टम थुलाल। तो उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर है केरल। उसका उत्तर है केरल। दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देते नहीं हो, आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए क्विज में, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप कमेंट करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं कि अच्छा चीज़ मतलब अच्छा चीज़ कर रहा हूँ और क्विज दे रहा हूँ और लोग मतलब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए और उत्तर दिया कीजिए। चलिए, ओट्टम थुलाल कहाँ का है, ये है केरल का। तो ये तो वहाँ का हो गया, और केरल में और भी जो लोक नृत्य हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक क्या है, एक है यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, कैको टिकली। कैको टिकली ये एक है, ओट्टम थुलाल तो है ही, उसके बाद है कैको टिकली, उसके बाद है यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वो आप इसको जानते ही होंगे, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ये तो लोक नृत्य ये है, और इसको हमने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है मोहिनी अट्टम को। और इसी राज्य में एक और नृत्य है जिसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिए हुए हैं, वो कौन सा है, वो है कथकली। तो यानी कि केरल में दो ऐसा नृत्य है, यानी कि मोहिनी अट्टम और कथकली, जिसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिए हुए हैं। और दो नृत्य और है जो कि ओट्टम थुलाल और केक्को टिकली जो है, ये अभी मतलब उतना फेमस नहीं है, तो इसलिए बस एक राज्य की ये लोक नृत्य है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नकटा। नकटा किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो नकटा का है महाराष्ट्र, नकटा का है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी और कई है, मतलब उनको भी देख लेते हैं, उनके फेमस क्या क्या लोक नृत्य हैं। तो एक तो हो गया नकटा, उसके बाद एक है कोली, ठीक है, एक हो गया कोली, उसके बाद एक है लेजिम, लेजिम, उसके बाद है लावनी, फिर है गफा, उसके बाद है दही कला, उसके बाद है दशावतार, 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 दशावतार। और इसी को ही दशावतार को ही मतलब कुछ लोग बोहड़ा बोलते हैं, बोहड़ा, बोहड़ा। तो ये हो गया महाराष्ट्र का। एक तो नकटा है, उसके बाद है कोली, फिर लेजिम, लावनी, गफा, दही कला और दशावतार या फिर बोहड़ा, बोहड़ा। तो ये था कल मतलब 14 का। अब आज देखते हैं आज का क्विज क्या क्या है। इसके उत्तर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए आप लोग, ठीक है। क्विज पहला क्या है, जदूर, जदूर किस राज्य का लोक नृत्य है। और क्विज दूसरा क्या है, जल्लीकट्टू। दोस्तों ये तो बहुत फेमस है, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही फेमस है। जल्लीकट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इन दोनों के उत्तर आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, हम आपको अगला मतलब दिन में इसका वीडियो बता देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में मन से लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।